सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारतीय थल सेना के उप प्रमुख वाइस चीफ कौन बने हैं। तो आंसर होगा एनएस राजा सुब्रमणी। आपको पता है अभी तक हमारे जो भारतीय सेना के जो वाइस चीफ थे वो उपेंद्र द्विवेदी थे और अब ये हमारे नए आर्मी चीफ होंगे। ये 30वें नंबर के हमारे थल सेना प्रमुख आर्मी चीफ बन रहे हैं। कौन? उपेंद्र द्विवेदी इनका नाम है। किनका स्थान ले रहे हैं? मनोज पांडे का, जो कि अभी जून महीने के लास्ट में रिटायर हो रहे हैं। तो अब उपेंद्र द्विवेदी की जगह अब ये नए आ गए हैं एनएस राजा सुब्रमणी, हमारे नए उप प्रमुख बनकर के, नए वाइस चीफ बनकर के। इतना सा याद रखना है। वैसे अभी हमारे नौसेना प्रमुख नेवल चीफ भी नए बन गए हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी इनका नाम है। ये 26वें नंबर के नौसेना प्रमुख बने हमारे। इन्होंने किनका स्थान लिया? आर हरिकुमार का। और हमारे वैसे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी है। हमारे दूसरे नंबर के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान। तो ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा भर्तृहरि महताब को। तो अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को अनुच्छेद 95(1) के तहत 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। वे कटक उड़ीसा से 7 बार के सांसद रह चुके हैं और जब तक 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर नहीं बन जाते कोई, तब तक वो इस पद पर बने रहेंगे, या बात जानते ही हो। और अब 18वीं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्रोटेम स्पीकर की समक्ष शपथ लेंगे। देखो क्या होता है, परंपरा के अनुसार अधिकतम कार्यकाल पूरा करने वाले सांसद को ही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। और अभी विपक्षी दल इसका विरोध भी कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है, मतलब कांग्रेस का कहना है कि उनके जो वरिष्ठ सांसद हैं जिनका नाम है कोडी कुन्निल सुरेश, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहिए था क्योंकि वो 8 बार सांसद रह चुके हैं। अभी जो ये 18वीं लोकसभा है इसका पहला सत्र ये 24 जून से शुरू होगा और अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। ये जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं इनको पीठासीन अधिकारी भी कहा जाता है। बाकी अभी कुछ दिन में लोकसभा के नए अध्यक्ष बन जाएंगे, तब मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन अभी वन लाइनर आप याद रखेंगे कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? भर्तृहरि महताब को। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है? तो आंसर होगा स्वयं और समाज के लिए योग। तो हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21 जून को ही क्यों? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में ही आता है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इस बार ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आपको याद होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव भारत ने ही दिया था। पहली बार 2015 में ये मनाया गया था। थीम याद रखना, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी कि स्वयं और समाज के लिए योग। और मैं आपको बता दूं कि योग को 2016 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। और इस बार का जो ये योग दिवस है इसका आयोजन हमने कहाँ पे किया? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के किनारे। अच्छा ये बताओ, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा अमेरिका में। आपको याद हो तो, और ये पॉइंट और याद रखना कि अभी कर्नाटक के जो गवर्नर है थावरचंद गहलोत, इन्होंने कर्नाटक के मैसूर में नेशनल योगा ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया है। तो ये तो योग से संबंधित सारे पॉइंट्स हो गए, इनको ध्यान में रखना। अभी डे वाला प्रश्न है, फिर से आपको जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज में रिवाइज करा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना और याद है तो मेरे साथ साथ बोलना ताकि आपका रिवीजन हो सके। देखो, 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस होता है, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस और 15 जून को ही ये वर्ल्ड विंड डे मनाया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार परीक्षण दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, 19 जून को विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस और 20 जून को अभी वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के रूप में मनाया था। और अब ये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो ये जून के इंपॉर्टेंट डेज हो गए सारे, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा महाराजगंज में। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में
गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य बता दिया मैंने आपको, गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति को संरक्षित कर उनकी संख्या में वृद्धि करना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व हमने कहां पे स्थापित किया? तमिलनाडु में। और भारत में पहली बार हिमालयन गिद्ध का कैप्टिव में जन्म हुआ था कहां पे? असम स्टेट जू में। ये भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा जो कि भारत या दुनिया में पहली बार हुए हैं। जैसे कि भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पे बना? केरल, कोच्चि में। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। देश का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बना बेंगलुरु में। और देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क बना हैदराबाद में। देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क बना दिल्ली में। देश का पहला जेंडर पार्क आपको मिलेगा केरल के कोझिकोड में। देश का पहला नाइट सफारी पार्क बनेगा लखनऊ में। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क ये काजीरंगा नेशनल पार्क है। और भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क बनेगा केरल में। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क ये कहां पे बना? उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम वेद वन पार्क रखा गया है। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी हिंदी साहित्य सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया इसे? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहां पे? उड़ीसा के कोरापुट में। और कब से कब तक होगा? 23 से लेकर 25 जून 2024 तक। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में होती है। ये जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है ये हिंदी भाषा एवं साहित्य तथा देवनागरी का प्रचार प्रसार को समर्पित एक मुख्य सार्वजनिक संस्था है जिसका मुख्यालय प्रयागराज यूपी में है। आपको पता है हिंदी ये दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, क्योंकि पहले पे अंग्रेजी है, दूसरे पे मैंडरिन है और तीसरे पे हिंदी है। हिंदी से 2 दिवस आपको याद आएंगे, एक तो नेशनल हिंदी डे जो 14 सितंबर को मनाते हैं और एक वर्ल्ड हिंदी डे जो कि जनवरी को मनाते हैं। आपको बताएं पहला विश्व हिंदी सम्मेलन ये 10 जनवरी 1975 1975 में हुआ था नागपुर में। अच्छा, हिंदी भाषा का भी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला? संजीव को मिला है उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। कुछ और सम्मेलन में यहाँ पे आपको रिवाइज कराता हूँ, जैसे कि एआई सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन अभी हुआ कहाँ पे? साउथ कोरिया के सियोल में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यूनाइटेड अरब अमीरात में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल बेल्जियम में। नवा रायसीना डायलॉग ये नई दिल्ली में हुआ जिसमें चीफ गेस्ट थे ग्रीस के प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में। और भारत जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 2024 में। इस बार इसका ये 46 नंबर का सेशन होगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन हुआ गांधीनगर में। नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ फरीदाबाद में। अभी 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ नासिक में। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो का आयोजन हुआ असम के गुवाहाटी में। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे वदावन बंदरगाह का निर्माण ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो भारत सरकार ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू तालुका में स्थित वदावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस वदावन बंदरगाह का निर्माण प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा। ये जो वदावन बंदरगाह है ये एक डीप ड्राफ्ट पोर्ट है, मतलब ये बड़े मालवाहक जहाजों को भी संभाल सकेगा। आपको याद होगा अभी वर्ल्ड बैंक ने कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 को जारी किया था और इसमें टॉप 100 में टोटल 9 भारतीय पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं। और भारत में इनमें टॉप मतलब इन 9 में टॉप पे कौन है? विशाखापत्तनम पोर्ट है जो कि इस लिस्ट में 19वें स्थान पर है। वैसे इस पूरी लिस्ट में टॉप पर चाइना का यांगशान पोर्ट है। हमारे शिपिंग मंत्री कौन है? जल मंत्री वही हैं जो पहले थे, सर्बानंद सोनोवाल। कुछ और बंदरगाह पोर्ट में आपको रिवाइज कराऊं जो न्यूज़ में रहे, जैसे कि गोपालपुरा पोर्ट याद रखना उड़ीसा में है। मुंद्रा पोर्ट आपको गुजरात में मिलेगा। हरफा पोर्ट इजराइल में। हजीरा पोर्ट गुजरात में। धामरा पोर्ट उड़ीसा में हो गया। चाबहार पोर्ट ये आपको मिलेगा ईरान में, भारत ने निर्माण किया। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है, चाइना ने निर्माण किया। दुक्कम पोर्ट ओमान में है। कांडला पोर्ट गुजरात में है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट बोलते हैं इसको अब। विजिंगम पोर्ट ये आपको मिलेगा केरल में। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में कोपा अमेरिका कप के 48वें संस्करण की शुरुआत हुई है, मतलब ये शुरू हो चुका है। पूछ रहे हैं इस कप का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा फुटबॉल।
तो कोपा अमेरिका ये फुटबॉल टूर्नामेंट है और अभी इसका 48वां संस्करण 21 जून 2024 को ही शुरू हो गया है। कहाँ पे? अमेरिका में। अभी 15 जुलाई तक ये चलेगा। कोपा अमेरिका एक महाद्वीपीय स्तर का पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट है। अमेरिकी महाद्वीप के ही इसमें देश हिस्सा लेते हैं। अब जब ये हो जाएगा तब हम देखेंगे इसमें कौन विजेता रहा। तब तक मैं आपको फुटबॉल के और भी प्रश्न रिवाइज करा देता हूँ। ये सारे 2024 वाले ही हैं। जैसे कि 2023-24 यूईएफए चैंपियंस लीग को भी जीत लिया रियल मैड्रिड ने। ये स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। अभी एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2029 होंगे उज्बेकिस्तान में। पहला सेंट्रल एशियन कंट्री होगा जो इसे होस्ट कर रहा है। और 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होंगे। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 ब्राजील में होंगे। इंडियन सुपर लीग 2023-24 इसको अभी मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता मोहन बागान को हरा के। संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब सर्विसेज ने जीता गोवा को हरा के। और ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप 2023 में लास्ट ईयर हुआ था। ये 132वां संस्करण था। मोहन बागान विजेता रहा था। ईस्ट बंगाल ने जीता था। नवंबर में हुआ था ये अभी। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 इसको भारत और बांग्लादेश दोनों ने जीता है। संयुक्त रूप से इनको विजेता घोषित किया गया। फ्रेंच ओपन फुटबॉल लीग 1 पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब विजेता रहा। मेंस एएफसी अंडर 23 एशियन कप जापान ने जीता उज्बेकिस्तान को हराया। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हेड कौन है? कल्याण चौबे हैं। बाकी देखो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 चुना गया था मैरी एयरब्स को, इंग्लैंड की हैं। 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 ये सऊदी अरब में हुआ था। इसको मैनचेस्टर सिटी ने जीता। बैलन डियोर पुरस्कार इसमें पुरुषों में जीता। ये पुरस्कार जीता पुरुषों में लियोनल मेसी ने और महिलाओं में एटना बोनमार्टी जो कि स्पेन की हैं। लियोनल मेसी अर्जेंटीना के हैं। बाकी आप जानते हो फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 वाला जो हुआ था वो 22वां संस्करण था। कतर में हुआ था। शुभंकर लाइबे अर्जेंटीना ने जीता, फ्रांस को हराया। और अब जो इसका 23वां संस्करण होगा 2026 में 3 देशों में होगा, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। और जो 25वां संस्करण है वो 2034 में होगा, होस्ट करेगा सऊदी अरब। और सऊदी अरब 2034 में ही 22वें एशियन गेम्स को भी होस्ट करेगा, ये भी ध्यान रखना। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया। और आप जानते हो पूरे दुनिया में फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी फीफा है। फीफा की स्टैटिक देखते हैं। स्थापना होती है 1904 में। हेडक्वार्टर हो गया ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो। फुटबॉल से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप और मर्डेगा कप हो गया। एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं ये भी याद रखना, 11 प्लेयर होते हैं। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले एक सूचना आपको दे दूं कि आज वीकली वाला करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो रहा है। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे हो रहा है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट वीकली वाला वीडियोस देखना पसंद करते हैं या वीकली का रिवीजन करना पसंद करते हैं, आज का वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब आप सोचोगे वीकली कोई पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, लेकिन अभी वीकली का मैंने पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया है, कई तरह से चेंज किया है। वैसे तो आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। एक तो अभी तक मैं क्या कर रहा था, वीकली के 2 वीडियोज लेकर के आ रहा था और वो काफी लेंथी भी हो रहे थे क्योंकि उसमें लगभग मैं सभी दे रहा था आपको चीजें। लेकिन अभी मैं सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। बाकी आप वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा और मजा आएगा डेफिनेटली। अगर आप कहीं और जगह पे वीकली का वीडियो देखते हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप दूसरी जगह देखना भूल जाओगे क्योंकि आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना पसंद आएगा। तो आज मेरे कहने पे आप सभी लोग वो वीकली वाला वीडियो जरूर देखिएगा और फिर अपना रेस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। रेस्पॉन्स के लिए इसलिए कह रहा हूँ, आपको देखने के लिए इसे बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पैटर्न चेंज किया है, उस पर मेहनत की है। अगर आपको पसंद आएगा तो इसी पैटर्न को मैं आगे कंटिन्यू रखूंगा, इसी मेहनत को मैं जारी रखूंगा। ठीक है, अभी अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा आपको वीडियो, वैसे मैं कमेंट में भी लगा दूंगा उसका लिंक। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन ये कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। अच्छा, पहले आप ये बताओ कि हमारे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यानी कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन है? तो आंसर होगा चिराग पासवान है और वो ही इस वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। अभी तो इन्होंने इसकी वेबसाइट, एप्लीकेशन वगैरह लॉन्च की है और ये होगा कहाँ पे? भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में होगा। ये इसी साल सितंबर में होगा। इस बार ये इसका 3रा संस्करण होगा। इसका पहला संस्करण 2017 में हुआ था और इसका आयोजन करने का उद्देश्य है भारतीय खाद्य संस्कृति से परिचित कराने और देश के विविध खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना। वैसे आप जानते हो वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? कब? 16 अक्टूबर को, क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में ही हुई थी
और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी होता है एक, वो हम 7 जून को मनाते हैं। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो आंसर होगा हेल्थ इफेक्ट इनिशिएटिव ने। तो यूनिसेफ से जुड़ी एक अमेरिकी संस्था है ये हेल्थ इफेक्ट इनिशिएटिव, और इसमें वायु प्रदूषण की वजह से दुनिया भर में हुई लोगों की मौत का आंकड़ा जारी किया गया है, मतलब उनके बारे में बताया गया, डेटा दिया। क्या डेटा है? इसमें बताया कि 2021 में, साल 2021 में दुनिया भर में करीब 81 लाख लोगों की मौत हुई है। मतलब एक ही साल में 81 लाख लोगों की मौत हुई है। और ये मौत किससे है? एयर पॉल्यूशन से है। और इनमें सबसे ज्यादा चीन में हुई है और फिर भारत में हुई है। मतलब आप कह सकते हो कि पूरे साउथ एशिया में सबसे ज्यादा मौत एयर पॉल्यूशन की वजह से ही हो रही है। ये मुख्य रूप से इसकी जो डेटा इन्होंने जारी किया इसमें ये चीजें बताई गई है। तो ये आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में डेविड जॉनसन का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे क्रिकेटर थे, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज थे डेविड जॉनसन, जिनका भी हाल ही में 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपको याद है अभी मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हुआ था, वे उड़ीसा के पूर्व गवर्नर थे। पंडित राजीव तारानाथ ये सरोद वादक थे, इनका भी निधन हुआ। मलावी के उपराष्ट्रपति का भी विमान हादसे में निधन हो गया, उनका नाम था लाजरस चकवेरा। और कमला बेनीवाल कौन थी? ये गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम इन सब की पूर्व गवर्नर रही थी और राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, और इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। और आज की वीडियो में मैं कुछ ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि आज घर में कुछ काम होने की वजह से मुझे कम समय मिल पाया करंट अफेयर्स को तैयार करने में। लेकिन फिर भी जितना था मैंने आपको समझाया। और फिर भी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 21 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा था वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 63 पर है। याद रखना इसको जारी किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और इसमें टॉप पे रहा था स्वीडन। फिर पूछा वैश्विक शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया? 20 जून को। फिर पूछा इंडियन रग्बी टीम के कोच कौन बने हैं? वैशाले सेरेवी। फिर पूछा उड़ीसा विधानसभा की अध्यक्ष बनी है सुरमा पाड़ी। फिर पूछा नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर 2024 में कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल। फिर पूछा पीएम मोदी ने किस प्राचीन विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का। फिर पूछा दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना किसने शुरू की? यूक्रेन ने। और किसने भारत के स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए $170 मिलियन का ऋण दिया? तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। और आखिरी प्रश्न पूछा आई सेट ये भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त पहल है? तो आंसर होगा अमेरिका और भारत के बीच। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया WHO ने? तो आंसर होगा निमहंस नामक संस्था को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।